हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज बारी है टू गो थ्रू 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। चलिए रेडी हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली ये ब्लड सेल से रिलेटेड होगा या बॉडी के किसी भी सेल से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो जिस सेल में आउट ऑफ द गिवन किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो लिम्फोसाइट इज डब्ल्यूबीसी, स्मॉलर डब्ल्यूबीसी उसमें होता है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल दे आर ग्रैनुसाइट्स, उनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी साइंटिफिक नेम, एरिथ्रोसाइट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको अन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। ओके, और उसका कारण है कि आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन लेके जाना, तो इन आरबीसी लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू बी पैक्ड, इसके न्यूक्लियस इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो 4 स्टेटमेंट्स है। चलो चलो, 2 स्टेटमेंट्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, 2 आपका सर्कुलर सिस्टम से है, तो एक स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है और बाकी सब करेक्ट है। ओके, तो ध्यान से हर सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। इपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू ट्रकिया, करेक्ट। Alveoli is involved in gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. तो यहाँ पे नाइट्रोजन वैकेंसी गैस डाल दिया है, तो that's why this is incorrect। बाकी दोनों कैंसी ट्रू है। Pulmonary vein carries oxygen blood, तो ये अकेला वेन है बॉडी में जो ऑक्सीजन वैकेंसी वाला खून वापस हार्ट में लेके आ जाता है ऑन द लेफ्ट साइड। एंड coronary artery disease developed due to atherosclerosis of coronary arteries। okay, atherosclerosis मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लक, यानी कि जो धमनियां होती है वो जम जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, जिससे ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, नहीं तो स्टॉप हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डैश वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो एट्रियल मतलब, डीपोलराइजेशन मतलब होता है जो एट्रियम है आपके दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, दैट इज सिस्टोलिक फेज में। तो डीपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन ऑफ द मसल ऑफ एट्रियम। तो कौन सा है आपका वेव, तो ऑप्शन में पी वेव है, क्यू आर एस है, आर है और टी है। यस, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन द फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, और उसमें पी वेव जो है, तो फर्स्ट वेव इज पी वेव, तो पी वेव इंडिकेट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन। और क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो है वो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और फिर टी जो है वो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी इज, यानी कि थोरैक्स द अपर वी कैन सी द बॉडी जो है और लोअर बॉडी जो है। ओके, उसके बीच में एक पार्टीशन रहता है, मस्कुलर पार्टीशन। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड, और इसी पार्टीशन के ऊपर आपका हार्ट और लंग जो है दे आर प्लेस्ड। ओके, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग। So this structure is diaphragm, which is the muscular partition between the thorax and the abdomen. प्लूरा क्या है अभी देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब आप एमसीक्यू स्टडी करते हो कि सारे जितने भी टर्म्स है राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चाहे डायरेक्टली मिलेगा या तो आपको पढ़ के मिलेगा, लेकिन जो बाकी के ऑप्शंस है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे प्लूरा, प्लूरा इज द कवरिंग द पेरिटोनियम ऑफ द लंग, उसको प्लूरा कहते हैं। कॉस्टल मसल जो रिब्स के दोनों रिब्स को जोड़ने के लिए, जो इंटर वी कैन सी रिब्स को जोड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं उसको कॉस्टल मसल कहते हैं। मेडियस्टेनम इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स जिसमें हार्ट इज लोकेटेड, उसको मेडियस्टेनम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो साथ में ये स्ट्रक्चर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी की वजह से आपका जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, विच इज अ important requirement for creating the partial pressure। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो है डायफ्राम जो है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम बिकम फ्लैट, और इंटरकोस्टल मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से रिब्स जो है इट इज एक्चुअली पुश्ड आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड, और उसकी वजह से लंग जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होने की वजह से लंग के अंदर एयर आता है, दैट इज इनहेलेशन फेज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल। तो हार्ट के आपके मालूम में 4 चेंबर्स है, तो सबसे थिकेस्ट कौन है, सबसे थिनेस्ट कौन है। तो शॉर्ट में यू कैन सी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है चेंबर्स के बारे में। तो सबसे थिक जो वॉल है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट। क्योंकि क्यों थिकेस्ट है, इस पे आपको गेयर रीजन आ सकता है, क्योंकि इट हैज टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद कांस्टेंट प्रेशर, और वही ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है, इसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल में कुछ डैमेज हुआ तो भी जाके हार्ट का फंक्शन, हार्ट का पंपिंग एबिलिटी क्या है, डिस्टर्ब होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स एंड द रिब केज हेल्प्स इन विच एक्टिविटी। तो कौन से प्रोसेस को डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल और रिब केज के एक्टिविटी जो है यानी कि मूवमेंट, तो दिस मूवमेंट एक्चुअली मस्कुलर मूवमेंट। ओके, तो इससे क्या होता है, तो इससे होता है आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसमें पहला है इनहेलेशन, बाद में है एक्सहेलेशन। और आपको कंफ्यूजन इसके लिए होगा कि शायद रेस्पिरेशन बोलेंगे, तो रेस्पिरेशन इज द ओवरऑल प्रोसेस, तो वो सारे एक्टिविटी जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड ब्रीदिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, इन एनिमल्स। ओके, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड। हाँ, अगर ब्रीदिंग वर्ड नहीं होता या ब्रीदिंग टर्म नहीं होता तब आपको रेस्पिरेशन, देन यू कुड हैव रिटन द टर्म रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टर्म के साथ अगर ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू वर्ड रेस्पिरेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन that oxygen has to diffuse across to pass from air in the alveolus to hemoglobin inside a RBC। अभी आपको मालूम है कोरोना का इफेक्ट है, तो कोरोना जो है इसी अल्विलाई के सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे ऑक्सीजन जो है वो आपके अल्वेलाई से ब्लड में एंटर नहीं कर पाता है। ओके, तो अल्वेलाई के स्पेस में जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे पहले अल्वेलर जो एपिथेलियम है उसको क्रॉस करेगा। ओके, फिर आपका यू कैन सी जो ब्लड कैपिलरी है उसको क्रॉस करेगा, तो दूसरा होगा, तीसरा हो गया आपका आरबीसी के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो आरबीसी के अंदर एंटर करता है। तो अल्टीमेटली कितने लेयर्स हो गए? ओके, तो ये आपका हिंट होगा, हिंट दे दिया मैंने अभी। तो अल्टीमेटली कम से कम 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो पहला अल्विलर मेम्ब्रेन, दूसरा आपका ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन और तीसरा आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम रेस्पिरेशन। ओके, तो मैक्सिमम रेस्पिरेशन से लंग्स में कितना आ गया, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। ओके, तो है 1100 टू 1200 ml। तो यहाँ पे देखो आपको जो वैल्यू है वो लीटर में भी पूछ सकते हैं, अगर लीटर में होता तो 1.1 से 1.2 यू कैन सी व्हाट लीटर होता, तो दैट्स व्हाई जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो लीटर में भी एक्चुअली आ सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट, the maximum volume of gas that is inhaled during breathing in addition to tidal volume। तो आपको मतलब tidal volume is the normal breathing में जब हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो वो 500 ml है, लेकिन जब यू कैन सी लंबी सांस लेता हूँ, मैक्सिमम सांस लेता हूँ, तो उस टाइम पे नेचुरली और कितना एयर हम लोग ले सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम ब्रीदिंग। तो उसको क्या कहते हैं? ओके, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उसका टर्म आपको फाइंड करना है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि द मैक्सिमम एयर विच वी कैन टेक इनटू द लंग्स। और उसका अपोजिट है मैक्सिमम एयर विच वी कैन एक्चुअली व्हाट रिलीज, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अगर ये इनहेल की जगह पे एक्सेल होता तब वो होता ईआरपी। ओके, फिर मैच दो कॉलम अभी आ गया है। ओके, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एक कॉलम में है, और फिर किस ऑर्गेनिज्म में इस सरफेस के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो आपको पहचानना है। तो इट्स आल्सो वेरी सिंपल। ओके, चलिए, तो यहाँ पे रूल सेम है, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स, या तो टेबल फॉर्म में रहेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक जैसे यू कैन सी भरना है टेबल को। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल है आपका अमीबा। फिर लंग्स जनरली हायर एनिमल, तो जनरली फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग से लेके फिर उसके बाद में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें ही लंग्स होते हैं, तो उसमें से एक कोई होना चाहिए। तो कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओके, यहाँ पे है बर्ड्स। ओके, आप बोलोगे सर सेलेमेंडर, सेलेमेंडर के पास होता है एक्सटर्नल गिल्स। ओके, और इंटरनल गिल्स होता है फिश के अंदर। ओके, और ट्रकिया इज फाउंड इन द इंसेक्ट। ओके, तो ट्रकिया, अभी आप बोलोगे सर ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं नहीं, ट्रकियल सिस्टम जो है इंसेक्ट में ब्रीदिंग ट्यूब्स भी है, तो उसका, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द रिलेशनशिप वेरी क्लोजली। ओके, sorry, in human respiration chemical energy is released in the form of, तो किस रूप में केमिकल एनर्जी को रिलीज किया जाता है? इन एक्चुअली एवरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो फाइनल एनर्जी रिलीज होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एटीपी एज वी नो। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और NADH2 तो नेचुरली ये कोएंजाइम है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए ले जाता है। एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोएंजाइम ए, तो आपको मालूम है इट इज द
product which is formed after acetylation of pyruvic acid during aerobic respiration. Okay. Question 13. Which of the following animals do not have closed circulation? We close circulation when the blood flows through the system only. वो सिस्टम के बाहर नहीं निकलता है, खाली जहाँ पे कैपिलरी सिस्टम होता है वहाँ पे चीजें एक्सचेंज होंगी, यानी कि ब्लड विल रिमेन इन द सिस्टम ऑफ द पाइप्स हार्ट. ओके, तो उसको क्लोज कहते हैं. यहाँ पे आपको बी केयरफुल, डू नॉट है मतलब उनमें ओपन सर्कुलेशन है. तो जिनके पास क्लोज सर्कुलेशन नहीं होता है उनके पास ओपन सर्कुलेशन होता है. तो यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है? ओके, तो रैबिट मतलब मैमल्स है, क्लोज होता है. शार्क फिशेज है, उनके पास भी क्लोज होता है. अर्थवर्म इज ए इनवर्टिब्रेट. ओके, जनरली हमें मालूम है कैसे इनवर्टिब्रेट्स में जनरली ओपन होता है, लेकिन अर्थवर्म और कुछ मोलस्कन उनके पास क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन. ओके, तो अल्टीमेटली बचा कौन? बटरफ्लाई विच इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप इंसेक्टा, बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, करेक्ट ग्रुप, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में. चलो बटरफ्लाई आंसर है. The free edges of the cuspid valves are attached to the papillary muscles of the heart by this tough fibers. In tough fibers को बंडल को क्या कहते हैं? ओके, तो इस पे दो टाइप का क्वेश्चन है. ये बंडल फिर बनता कैसे है उससे भी आएगा. ओके, तो क्या लगता है आपको? तो नेक्स्ट, दिस टफ फाइबर दे आर कॉर्डेट टेंडिनी और दे आर मेड अप ऑफ टफ, यू कैन सी व्हाट, कोलेजन फाइबर. तो हो सकता है आपको कंपोजिशन पूछेंगे, तो कंपोजिशन इज द टफ बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. ओके, और पैपिलरी मसल वो मसल है जो स्कॉडी टेंडिनी को नेचुरली क्या करते हैं? मूव करते हैं ताकि वाल्व्स ओपन या क्लोज करें. ओके, तो कॉडी टेंडिनी एक्चुअली अटैचेस दिस फाइबर. कॉडी टेंडिनी जो है वो पैपिलरी मसल के जरिए अटैच रहते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वीना कावा इज गार्डेड बाय डैश वाल्व. तो इंफीरियर वीना कावा जो बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजन ब्लड को राइट ऑरिकल में ला रहा है, तो नेचुरली नीचे से आ रहा है, आगे से ग्रेविटी आ रहा है, तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए है कौन सा वाल्व? उसके लिए है स्टैशियन वाल्व. ओके, थिबेशियन वाल्व हार्ट का जो खुद का ब्लड जो सप्लाई होता है उसके मस्कुलर यू कैन सी व्हाट स्ट्रक्चर से, तो उसको वापस पीछे से लाया जाता है हार्ट के कोरोनरी साइनस में, और वहां पे भी वाल्व है, उसको कहते हैं थिबेशियन वाल्व. और हेबेशियन वाल्व जो है आपका सुपीरियर वीना कावा के ओपनिंग में है, जो ह्यूमन में वेस्टिजियल है. लोअर एनिमल्स में ये वाल्व जो है हेबेशियन वाल्व, ये आपका फंक्शन रहता है. और कस्पिड आपको मालूम है ये है इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकल वाल्व. तो ऑरिकुलर वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो कस्पिड वाल्व्स रहते हैं. ट्राइकस्पिड ऑन द लेफ्ट साइड, ट्राइकस्पिड ऑन द right side and bicuspid on the left side. चलिए, the fluid which is seen in the spaces between the cells, तो cells के बीच में भी naturally जो fluid होता है, इस fluid को क्या कहते हैं? तो actually blood तो नहीं कहते हैं, matrix इधर जनरल टर्म यूज किया जाता है. ओके, जो जनरली किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं. ओके, अभी कंफ्यूजन आपको होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं. तो यहाँ सीधी जो जनरल फ्लूइड इंटरस्टिशियल सेल्स या टिश्यूज के बीच में होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. ओके, तो दिस इज द जनरल टर्म. ओके, और लिम्फ इज अ स्पेसिफिक फ्लूइड जो फ्लो होता है. ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में फर्क है कि लिम्फ इज एबल टू फ्लो. ओके, और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड जनरली फ्लो नहीं होता है. चलिए, The cockroach shows which kind of circulatory system. तो कॉकरोच के पास कौन सा? तो अभी हमने लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था, कॉकरोच के पास होता है सिंगल you can see circulation, क्योंकि जो blood flows in only one direction and it is open because blood is in direct contact with the tissues. Okay, तो that's why is open and single. तो ऑप्शन में आपको ओपन एंड डबल इस टाइप के भी ऑप्शन आ सकते हैं. ह्यूमन के पास कौन सा होता है? ओपन नहीं होता है, क्लोज्ड होता है. क्लोज्ड है, डबल है. ओके, चलिए नेक्स्ट. डायबिटिस कैन बी सीन इन, व्हाट इज डायबिटिस? पहले ये मालूम होना चाहिए. तो डायबिटिस इज एबिलिटी ऑफ द सेल to squeeze through the can see membrane and pass from one side to another side. तो जनरली कैपिलरीज से, कैपिलरी के थिन वॉल से वन सेल थिक यू कैन सी जो कवर होता है उसके थ्रू स्क्वीज होके कुछ सेल्स जो है वो ब्लड से टिश्यू में माइग्रेट करते हैं, उसको डायबिटिस कहते हैं. ओके, डायपेडिसिस कहते हैं. तो विच सेल इज एबल टू डू दिस? तो वो है आपके WBCs, मोटाइल WBCs जो है. ओके, तो दे आर एबल टू डू दिस. तो ल्यूकोसाइट, ओके, WBC भी लिखा हो सकता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, दे आर ऑल केपेबल ऑफ व्हाट? डायपेडिसिस. ओके, एक्सेप्ट आपके लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट आर नॉन मोटाइल, इसके लिए वो डायपेडिसिस नहीं कर सकते. ओके, तो ये ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की. फाइंड द ऑड मैन आउट. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या है.
ओके, WBC और उसका फीचर दिया हुआ है। तो मोनोसाइट इज मैक्रोफाज इज करेक्ट, बेसोफिल इज ट्विस्टेड न्यूक्लियस, ये भी करेक्ट है। इसोनोफिल के पास आपका बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ये भी करेक्ट है। न्यूट्रोफिल इज आल्सो कॉल्ड PMNL, क्योंकि द न्यूक्लियस इज हैविंग 3, 4 और 5 लोब्स, ये भी करेक्ट है। एक्चुअली ऑडमैन तो इसके हिसाब से नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑल द वैकेंसी जो रिलेशनशिप करेक्ट है। अभी हमको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा टर्म्स में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ऑडमैन में 3 जो आपके ऑप्शन होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, एंड चौथा वाला जो है इट शुड बी वैकेंसी बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। ओके, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोनोसाइट इज द ऑडमैन। उसका कारण है मोनोसाइट इज अ ग्रैन्युलोसाइट, सो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड यूसिनोफिल ग्रैन्युलोसाइट्स। और दूसरा अगर वैकेंसी दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे तो मोनोसाइट का इधर फंक्शन बताया गया है या उसका दूसरा नाम बताया गया है टिश्यू का। ओके, और यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया गया है। ओके, तो दोनों हिसाब से अल्टीमेटली मोनोसाइट जो पहला ऑप्शन है वही आपका ऑड मैन आउट है। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड इन द गिवन पिक्चर। तो ये पिक्चर ना एक्चुअली हो सकता है, आपको खाली स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर था। तो में ये स्ट्रक्चर है आपका हार्ट का वॉल, इसमें हार्ट का वॉल दिख रहा है आपको। ओके, और साथ में हार्ट के 2 प्रोटेक्टिव लेयर पेरिकार्डियम भी दिख रहा है, ये हो गया आउटर वन। ओके, तो अल्टीमेटली आपको जो येलो लेबल्ड वाला पार्ट है, जो सबसे थिकेस्ट पार्ट है आपका हार्ट वॉल का, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो नेचुरली इट इज मस्कुलर यू कैन सी पार्ट ऑफ द हार्ट, जिसको कहते हैं मायोकार्डियम। दिस इज मायोकार्डियम। अभी बाकी पार्ट क्या है देखो, तो ये आपका मस्कुलर पार्ट है। फिर जो इनर मोस्ट लेयर है, स्मूथ लेयर, उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, उसको एपिकार्डियम कहते हैं। और ये एपिकार्डियम आपका पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट लेयर है, जिसको विसरल वैकेंसी पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद व्हाइट लेयर जो है वो सीरस कार्डियम है। ओके, जो आपका पैराइटल लेयर कहलाता है। और सबसे बाहर वाला जो टफ फाइब्रस लेयर है, दैट इज कॉल्ड द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, तो एनी दूसरे लेवल्स भी आ सकते हैं आपको। क्वेश्चन 21, फाइंड आउट द एग्जांपल इन विच ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस डज नॉट टेक प्लेस वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको मालूम है कि जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड में डालना, और ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाएगा और रिटर्न जर्नी में कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका जो एयर है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्यूब से, ब्रीदिंग ट्यूब से या ट्रकील ट्यूब से टिश्यू के हर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचा जाता है। ओके, तो इसके लिए वहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स व्हाई ब्लड इज नॉन रेड कलर। ओके, या कलरलेस रहते हैं ब्लड। तो आपको लास्ट में हमने पढ़ा था ये। तो एक्चुअली कौन सा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ओके, so the organism which shows this property are generally you can see invertebrates। उसमें अर्थवर्म भी है, लेकिन अर्थवर्म का जो ब्लड है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, उसको पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन रहता है उसमें। फ्रॉग में भी रहता है, हमारे जैसा ही सिस्टम है। ओके, स्कोलिडर मतलब शार्क, इनमें ब्लड रेड है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है। कॉकरोच का ब्लड यू कैन सी नॉन रेड है या कलरलेस है, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर टिश्यू को डायरेक्टली मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। तो पेस मेकर आपको मालूम है हार्ट बीट खुद से इनिशिएट होता है, तो हार्ट के पास स्पेशल एक ऐसी नोडल टिश्यू होते हैं। ओके, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है। ओके, तो 2 मेन टिश्यू है आपका पेस मेकर, दूसरा पेस सेटर। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन के हिसाब से हाँ, पेस मेकर ऑफ हार्ट को हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था लेकिन वो तो नहीं है। तो पेस मेकर इज प्रेजेंट near the opening of the superior vena cava, superior you can see what vena cava, जिसको SA नोड भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। और दूसरा जो पेस सेटर है उसको AV नोड कहते हैं। ओके, तो ऐसे नोड एक्चुअली हर 0.8 सेकेंड में जो इम्पल्स जनरेट करता है, इसके लिए रिदम ऑफ द हार्ट इज मेंटेन बिकॉज ऑफ द पेस मेकर। और AV नोड का काम है कि उस सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करके आपके वेंट्रिकल में स्प्रेड कर देना, ताकि वेंट्रिकल जो है वो फिर ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड को पंप करे। ओके, पर्किंस फाइबर द टर्मिनल फाइबर कॉलम है, और बंडल हिस्सा तो 2 बंडल्स जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में सिग्नल को लेके जाता है थ्रू AV नोड। ओके, क्योंकि आपको देखो सीक्वेंस भी आ सकता है, अगर सीक्वेंस देखेंगे तो वो SA नोड से AV नोड से बंडल ऑफ हिस्स, और लास्ट में पर्किंस फाइबर में क्या है सिग्नल ट्रांसमिट होता है। ओके, चलिए, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फाउंड इन एवरी सेल। तो यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद इन द सेल। ओके, तो उसको कहते हैं
क्या, तो वही टर्म आपको फाइंड करना है। चलिए साइक्लोसिस बोल रहे हैं, डायबिटीज बोल रहे हैं, डिफ्यूजन, फैगोसाइटिस तो आपको मालूम है। ओके, तो सेल के साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वर्ड तो यहाँ पे नहीं है, उसकी जगह पे जो टर्म है ज्यादा ओके वो है साइक्लोसिस, तो उसी प्रोसेस को साइक्लोसिस भी कहते हैं। डायपेडेसिस अभी हमने पढ़ा, इट इज अ स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, आउट ऑफ द कैपिलरी। डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर रेंज टू लोअर रेंज। फैगोसाइटिस ईटिंग अभी ऑफ द सॉलिड फूड बाय द सेल्स। ओके, जो एब्नॉर्मल सेल्स भी हो सकते हैं, जर्म्स भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकते हैं, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, चलिए एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू इन एडल्ट इज मेनली फाउंड इन, हाँ एडल्ट वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू मतलब जिस टिश्यू से अल्टीमेटली आरबीसी तैयार होता है। ओके, आपको में जो सबसे पहला सेल जिससे आरबीसी तैयार होता है उसको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, जो स्टेम सेल्स में होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे नेचुरली डिफरेंशियल ऐसा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस एंड इन द इन्फेंट स्टेज, मतलब फर्स्ट फ्यू ईयर में अल्टीमेटली बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी आरबीसी बनता है। ओके, तो नेचुरली आपको एडल्ट का बताना है। एडल्ट्स में जनरली इट इज द रेड बोन मैरो जो सारे ब्लड सेल्स तैयार करता है, और इन्फेंट्स में या फीटल स्टेज में लीवर और स्प्लीन ये दोनों आरबीसी तैयार करते हैं, उसमें लीवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और किडनी आपको मालूम है, किडनी और आरबीसी का रिश्तेदार है कि किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो इसी की वजह से अल्टीमेटली एक्टिवेशन होता है ऑफ दिस इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि स्प्लीन इज द स्टोर हाउस ऑफ द ब्लड। कम से कम 1 लीटर के आसपास यू कैन सी मैक्सिमम आरबीसी जो है वो आपके मतलब ब्लड इनडायरेक्टली स्प्लीन जो सबसे बड़ा लिम्फ नोड है उसमें स्टोर रहता है, और इमरजेंसी में वो रिलीज करता है, और वो ग्रेवयार्ड भी है आरबीसी का। ओके, तो दोनों है। तो डैश इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो वेरी इजी, लेकिन टर्म्स यू हैव टू यू कैन सी फाइंड वेरी क्लियरली। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को एडम्स एप्पल कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, और उसका टेक्निकल टर्म है लैरिंक्स। ओके, और फिर यहाँ पे स्पिंग, तो देखिए बर्ड्स में एक जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको स्पिंग कहते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो खूबसूरत तरीके से जैसे आवाजें निकाल पाते हैं। ओके, सीटी जैसी आवाज। ओके, चलिए नेक्स्ट। The phase of contraction of the heart is termed as a heart का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन का टेक्निकल टर्म क्या है, वेरी इजी। तो व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग उसको सिस्टोल ही कहते हैं या सिस्टोल कहते हैं, और जो रिलैक्स कर रहा होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल की वजह से हार्ट का जनरली जो ब्लड है वो बाहर रिलीज होता है, पंप होता है। ओके, then cardiac cycle is the events which occurs in the heart during the heartbeat, उसको cardiac cycle कहते हैं, जिसके 3 फेज होते हैं, आपका एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर आपका जॉइंट डायस्टोल। हाउ साउंड इज बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द वैल्व्स, जब हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो होता है ओके तब वैल्व्स क्लोज होते हैं। तो दो टाइप के यू कैन सी आवाज आता है, एक पहला लब साउंड ओके, और फिर बाद में डब साउंड। 27 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्कुलेशन शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि गिल्स, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये गिल्स है और नीचे वाला स्ट्रक्चर है बॉडी ऑर्गन्स। तो हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि बॉडी ऑर्गन से जितने भी बॉडी ऑर्गन से ब्लड ले रहा है, तो डीऑक्सीजन ब्लड वहां पे रिसीव कर रहा है वो, फिर उसको डायरेक्टली गिल्स तक पहुंच जाता है, और गिल्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करके डायरेक्टली बॉडी के सारे पार्ट्स में सप्लाई कर देते हैं। यानी कि ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू ओनली वन यू कैन सी पाथवे, और हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो खाली डीऑक्सीजन ब्लड है। तो ऐसे हार्ट को वीनस यू कैन सी हार्ट कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है, सिंगल, क्लोज, डबल, ओपन, वीनस। हाँ, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्कुलेशन पूछा है, अगर हार्ट पूछा होता तो आपका आंसर वीनस हार्ट होता। ओके, तो ये ओपन नहीं है बिकॉज द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये डबल भी नहीं है क्योंकि ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू ए सिंगल यू कैन सी पाथवे एंड इट इज क्लोज्ड। हमारे केस में क्या है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो है डबल एंड इट इज क्लोज्ड। ओके, एंड इट इज कंप्लीट। ओके, तो कंप्लीट क्यों, क्योंकि हार्ट जो है 4 चेंबर्स में नेचुरली डिवाइडेड है, जिसको कंप्लीट भी कहते हैं। ओके, तो मैच द कॉलम, तो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे कॉलम 1 में नेचुरली कुछ टर्म्स है और कॉलम 2 में उनका रिलेशनशिप दिया हुआ है। ओके, तो आपको उसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है तो नेचुरली फाइंड कीजिए कि कौन सा मैच आपका परफेक्टली आपको मालूम है कि इसका ये हो सकता है। जैसे हिपैरिन, यहाँ पे एक इजी वाला है हिपैरिन। हिपैरिन इज ए एंटी कोएगुलेंट, तो सी का ऑप्शन है आपका 4। तो देखिए सी का ऑप्शन 4 है, मतलब है कि तो बी में ही नेचुरली उसका मैच दिया हुआ है। अल्टीमेटली बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर आप इस तरह करते हो। या देखिए ए से स्टार्ट करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट आपको मालूम है तो वो हो गया प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी।
तो ए का आंसर 3 है, तो ए का आंसर 3 है, मतलब बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि डी का सॉरी सी का आंसर क्या है, 4 है। तो अल्टीमेटली बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अभी कर लेते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एन एसिड। तो एसिडिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको हैल्डेन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ओके, तो जैसे एसिडिक लेवल बढ़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल होकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पंपिंग प्रेशर एंड द डीबीपी, दैट इज द रेस्टिंग प्रेशर। ओके, करेक्ट आंसर आपका बी है। चलो अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ट इज रॉन्ग। तो हार्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डील्स विद डीऑक्सीजन ब्लड, लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजन ब्लड आता है, तो पहला सेंटेंस रॉन्ग है। ट्राइकस्पिड वाल्व इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड मिट्रल वाल्व नहीं, बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व है। हाँ, सेपरेट जरूर करता है लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन मिट्रल वाल्व को नहीं कहते हैं, बाइकस्पिड को कहते हैं। एपिकार्डियम इज द विसरल सीरस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। यस, एपिकार्डियम जो हार्ट का ऑटोमोस्ट लेयर है वो सीरस पेरिकार्डियम का विसरल लेयर भी है, ये आपका राइट है। राइट एट्रियम इज द अपर थिन कलेक्टिंग चेंबर ऑफ हार्ट। यस, अपर साइड का थिन कलेक्टिंग चेंबर है। ओके, तो अल्टीमेटली पहले दो आपके क्या रॉन्ग है और बाकी के दो क्या राइट है, तो उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आपका पहला हो गया, 1 and 2 आर रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसमैच पेयर। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो अभी देखना है एम्फाइजिमा, इट इज द यू कैन सी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, जिसमें अल्वियोलाई जो है लूजेस द इलास्टिसिटी, इज नॉट एबल टू यू कैन सी एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज डिपोजिशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स। ओके, जो सबसे यू कैन सी डिस्ट्रक्टिव डिजीज है लंग का, तो ये तो करेक्ट है। फिर अस्थमा इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स, नहीं, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका ट्रकिया से लेकर ब्रोंकस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, जनरली एलर्जी अगर हो गया, ओके, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो तब अस्थमा होता है। हाइपरटेंशन, एसबीपी मोर देन 140, ये करेक्ट है। एंजिना इज द एक्यूट रेडिएटिंग मतलब स्प्रेडिंग चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन अगर आपका यू कैन सी हार्ट के पोजीशन से शोल्डर नेक यू कैन सी लेफ्ट आर्म में स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये एंजिना है। तो अल्टीमेटली बी इज द मिसमैच पेयर आउट ऑफ द गिवन फोर। तो इस तरह हमारा चैप्टर 8 रेस्पिरेशन सर्कुलेशन के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस ईयर हमने कवर कर लिया। और नेक्स्ट यू कैन सी मीटिंग में हम लोग चैप्टर 9 करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वेट कीजिए। ओके, इट्स विल बी लोडेड सून। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। बेस्ट ऑफ लक।